नमस्कार साथियों। आज अतुल्यम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान करंट अफेयर्स मास्टर क्लास के रूप में हम जून और जुलाई 2026 के जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के फैक्ट्स हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। ये जो फैक्ट्स हैं ये आने वाली जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो आरपीएससी और आरएसएस भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दोनों के ही द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न एग्ज़ाम्स में बहुत ही उपयोगी रहने वाले फैक्ट्स हैं। जून और जुलाई माह में राजस्थान में जो महत्वपूर्ण विवरण, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित तथ्य हैं, उनकी आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स मास्टर क्लास। इस सप्ताह के प्रमुख आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो हम देखते हैं कि 250 हेक्टेयर जो भूमि है वहाँ चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक और टीईआरआई द्वारा एक विशाल हरित बहाली परियोजना प्रारंभ की गई है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान जिंक और टीईआरआई द्वारा एक हरित बहाली परियोजना का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 250 हेक्टेयर है। तो हमें ये ध्यान रखना है। और ये 250 हेक्टेयर कहाँ है? चित्तौड़ जिले में चंदेरिया में, चित्तौड़ जिले में चंदेरिया में। दूसरा महत्वपूर्ण, जैसलमेर का जो रामगढ़ क्षेत्र है, जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में 20 किलोवाट ट्रांसमीटर का जो उद्घाटन है उसके बाद राज्य में संचालित कुल आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 39। आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या कितनी हो गई है? 39। सरिस्का टाइगर रिजर्व में वर्तमान बाघों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 56। वर्तमान बाघों की संख्या कितनी है? 56, जिस पर MOEFCC की राष्ट्रीय कार्यशाला में क्या हुई थी? चर्चा हुई है। MNIT जयपुर भविष्य की तकनीक का केंद्र के रूप में चर्चित रहा। यहाँ IT से संबंधित और क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, इसका आह्वान किन्होंने किया? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा इसका आह्वान किया गया। और भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों द्वारा भी ना तोड़ी जा सकने वाली ये क्या है? एक सुरक्षित प्रणाली है। तो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है? एक साइबर सिक्योरिटी से संबंधित प्रणाली है जो कि भविष्य के जितने भी जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स वगैरह आएंगे तो वह सुरक्षित है। वो एक साइबर सिक्योरिटी के लिए हैकिंग से सुरक्षित एक प्रणाली का जो नाम है वो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, जिस तकनीक के बारे में प्रारंभ किसने कर रहा है? MNIT जयपुर में। अत्याधुनिक क्या है? अत्याधुनिक AI लैब, ये भी कहाँ से संबंधित है? MNIT जयपुर से। इंडिया AI मिशन नेटवर्क से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? इंडिया AI नेटवर्क से संबद्ध है। इसमें क्या है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और AI अनुसंधान पर केंद्रित ये पूरी की पूरी क्या है? AI लैब है। मेकर्स लैब है, तीसरा मेकर्स लैब है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में क्या करती है? व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में व्यवहारिक प्रशिक्षण। इसके जो क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो रोबोटिक्स से जुड़ी हुई है, एम्बेडेड सिस्टम से जुड़ी हुई है, सेंसर से जुड़ी हुई है, IoT एप्लीकेशन से ये जुड़ी हुई है। तो MNIT जो जयपुर के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, अत्याधुनिक AI लैब और मेकर्स लैब पर बहुत ही विस्तृत रूप से कार्य किया गया है और भविष्य की जो हमारे राजस्थान की तकनीकी केंद्र के रूप में उभर कर आ रहा है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो लेम रिसर्च से C2S प्रोग्राम तक जो है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम हमारा डेवलप किया जा रहा है। और सेमीकंडक्टर प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो छात्रों ने डिजिटल ट्विन आधारित 3D चिप डिजाइन की है। 3D चिप, ये 3D चिप का एक डायग्राम आप देख रहे हैं। छात्रों ने डिजिटल ट्विन आधारित 3D चिप डिजाइन की और वर्चुअल वातावरण में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का अभ्यास किया है। इसमें वैश्विक भागीदारी भी है। एनवीडिया कंपनी है, क्वालाकॉम है
आर्म होल्डिंग है, AMD जैसी जो कंपनी है वो भारत में क्या कर रही है, 2 nm और 3 nm जैसी उन्नत चिप तकनीक बनाने का कार्य कर रही है। और ये जो काम है ये 323 से अधिक जो विश्वविद्यालय हैं वो EDA टूल उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्रों द्वारा जो डिजाइन 100+ चिप्स हैं उनका निर्माण कौन करेगा, SCL करेगा, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। ये कहाँ स्थित है, मोहाली में स्थित है। तो देखिए 323 से अधिक विश्वविद्यालय इससे जुड़ेंगे, 100+ से अधिक चिप जो छात्र तैयार करेंगे है ना, उसके लिए जो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है वो कहाँ अवस्थित है, मोहाली में है, वह ये सुविधाएं प्रदान कराएगी। तो हमारे जो ये भारत की जो तकनीकी प्रगति है उसमें एक बहुत ही बड़ा उछाल आने वाला है। ई गवर्नेंस की बात करें तो राजस्थान में ई गवर्नेंस से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म प्रारंभ किए गए हैं। वन से लेकर राजमार्ग तक ये 3 महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। पहला प्लेटफॉर्म है DG1। ये प्लेटफॉर्म क्या है, DG1 किससे संबंधित है, वन विभाग से संबंधित है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है। ये भारत का पहला एकीकृत डिजिटल फॉरेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, भारत का पहला एकीकृत डिजिटल फॉरेस्ट प्लेटफॉर्म है। MLFF टोलिंग प्रणाली जो है, MLFF टोलिंग प्रणाली है, ये दौलपुरा टोल प्लाजा से प्रारंभ की गई है। दौलतपुरा टोल प्लाजा से प्रारंभ की गई है। राजस्थान की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो आधुनिक टोलिंग तकनीक है। टोल वसूली का ये जो नया सिस्टम है ये पहला राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ किया गया है, दौलतपुरा टोल प्लाजा से। और इस MLFF को क्या कहते हैं, मल्टी लेन फ्री फ्लो टेक्निक्स। तीसरा जो है जन आधार एकीकरण प्लेटफॉर्म जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, डिजी लॉकर से जुड़ा हुआ है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड अब डिजी लॉकर पर सुलभता से उपलब्ध रहेगा। तो जन आधार एकीकरण जो है वो राजस्थान के सभी व्यक्तियों को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड कहाँ उपलब्ध हो जाएगा, डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ई गवर्नेंस की दृष्टि से आम जन को सरकारी सुविधाएं और सूचनाएं बहुत आसानी से प्रदान करने के लिए ये 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं। राजस्थान का पहला डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क, ये एक महत्वपूर्ण, राजस्थान का पहला क्या है, डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, किशनगढ़ अजमेर जिले में। उदयपुर खुर्द क्षेत्र एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र है, किशनगढ़ के पास है, अजमेर जिले में। उदयपुर खुर्द क्षेत्र जो है वहाँ ये इसकी स्थापना की गई है। इस जो डिफेंस एरोस्पेस पार्क है इसका उद्देश्य क्या है, हथियारों का निर्माण करना, लड़ाकू विमानों के कलपुर्जों का उत्पादन करना और अत्याधुनिक रक्षा अनुसंधान से संबंधित कार्य करना। तो इसके 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। राजस्थान के पहला एयर डिफेंस एरोस्पेस पार्क हथियारों के निर्माण में कार्य करेगा, लड़ाकू विमानों के कलपुर्जों का उत्पादन करने पर फोकस रखेगा और अत्याधुनिक रक्षा अनुसंधान पर भी ये कार्य करेगा। अगर इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें कि कुल क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 59 हेक्टेयर आरक्षित भूमि इसके लिए रखी गई है। 59 हेक्टेयर भूमि इसके लिए रखी गई है। रणनीतिक महत्व की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को इससे क्या मिलेगी, गति मिलेगी। साथ ही साथ ये मुख्य रूप से किससे संबंधित होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन भी इसमें फायदा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो सीमावर्ती संचार सुदृढ़ीकरण हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों के जो पाकिस्तान से सटे हुए हमारे जिले हैं उनमें मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, इनमें संचार सुदृढ़ीकरण हेतु रामगढ़ FM ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना की गई है। रामगढ़ FM ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना की गई है। इस रामगढ़ FM ट्रांसमीटर क्षेत्र का जो क्षमता है वो कितनी है, 20 किलोवाट है। कितनी है, 20 किलोवाट है। किसके द्वारा की गई है, आकाशवाणी FM के द्वारा की गई है। इसका कवरेज कितना है, 80 किलोमीटर का दायरा है इसका ये जो एरिया है ये कितना है, 80 किलोमीटर का इसका एरिया है। 80 किलोमीटर के एरिया में ये FM सुविधा उपलब्ध कराएगा, संचार सुदृढ़ीकरण को मजबूत करेगा और 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करेगा। 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये
कवर करेगा। नीतिगत बदलाव की अगर हम बात करें तो प्रसार भारती द्वारा डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल प्रसारण मॉडल अपनाने पर जोर दिया गया है। डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल प्रसारण मॉडल अपनाने पर जोर दिया गया है। सुरक्षा दृष्टिकोण की बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्रों की जो आबादी है उसको मुख्य धारा में क्या करना है, जोड़ना है। सीमावर्ती क्षेत्र की जो आबादी है मुख्य धारा में जोड़ना है। कश्मीर से कच्छ तक संचार नेटवर्क का विस्तार रणनीति का हिस्सा है। तो ये जो हमारा रामगढ़ एफएम ट्रांसमीटर है ये हमारी जो रणनीतिक सुरक्षा है उसको भी मजबूत करता है और हमारी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं कश्मीर से लेकर कच्छ तक जो हमारी जो पाकिस्तान से सटी हुई सीमा है उस रेड क्लिफ सीमा रेखा पर नेटवर्क के विस्तार को मजबूत करके हमारी जो सीमा है उसकी सुरक्षा को मजबूत करने का उद्देश्य इस रामगढ़ एफएम ट्रांसमीटर से प्रारंभ होगा। ये आकाशवाणी के द्वारा एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इतना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि हम कथन कारण में भी देखें तो इसमें सारे जैसे आप 4 स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कि रामगढ़ एफएम ट्रांसमीटर का जो उद्घाटन हुआ है वो किस संस्था के उद्घाटन हुआ है, उसकी जो स्थापना करने वाली है वो आकाशवाणी एफएम की जगह अगर कोई दूसरी कंपनी का नाम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। 80 किलोमीटर का दायरा और 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कवरेज उपलब्ध कराएगा। यहाँ अगर हम किलोमीटर चेंज कर दें तो वो हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रसार भारती द्वारा डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल प्रसारण मॉडल अपनाया गया है, इसकी जगह हम इन दोनों पॉइंट्स को हटा दें तो ये हमारा कथन गलत। तो हमारे पास ये जो फैक्ट्स है ये फैक्ट्स इतने मजबूत हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए। और साइबर सुरक्षा के साथ साथ हमारी जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ की जो हमारी सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उसकी सुरक्षा में भी तुरंत प्रभाव से आर्मी को बहुत अधिक मदद मिलेगी। आप जो हमारा आम नागरिक है उन्हें मदद मिलेगी। इससे संचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी। राज्य की अगर मेगा अवसंरचना परियोजना की बात करें जो कि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित अवसंरचना परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है तो उसकी बात करें तो देखिए सबसे पहली है जयपुर मेट्रो फेज द्वितीय। जयपुर मेट्रो फेज द्वितीय का उद्घाटन 4 जुलाई 2026 को वर्चुअल रूप से किया गया। कहाँ से किया गया, सवाई मानसिंह स्टेडियम में वर्चुअल रूप से किया गया। किनके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 4 जुलाई 2026 को इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। रोजगार उत्सव के तहत 5,664 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 5,664 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। सबसे महत्वपूर्ण दूसरा है हमारा पचपदरा रिफाइनरी। ये कहाँ है, बालोतरा जिले में स्थित है। इसका संचालन कौन कर रहा है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL द्वारा। 2 है, HPCL और HRRL द्वारा इसका जो संचालन है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन कब किया गया, 4 जुलाई 2026 को किया गया। किनके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किया गया। तो ये हमारे राजस्थान के आर्थिक विकास में एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जयपुर मेट्रो फेज द्वितीय और पचपदरा रिफाइनरी। तीसरा है हमारा यमुना जल परियोजना। ये बहुत प्रतीक्षित 1994 से जो पेंडिंग परियोजना थी ये परियोजना आज आकर पूरी हो रही है। राजस्थान और हरियाणा के मध्य एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है और ऐतिहासिक समझौता किन की उपस्थिति में हुआ है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में ये समझौता हुआ है। केंद्रीय मंत्री जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में हुआ है। इससे राजस्थान को 580 मिलियन क्यूबिक, कितना 580 मिलियन क्यूबिक जल उपलब्ध होगा। और इस यमुना जल परियोजना से जो जल प्राप्त होगा वो जल किस माध्यम से प्राप्त होगा, अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से ये हमें प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या होगा, पाइपलाइन के द्वारा ये हमें जल प्राप्त होगा। और जब ये पाइपलाइन के द्वारा हमें जल प्राप्त होगा तो ये जो जल है ये जल हमारे कौन से क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा, शेखावटी क्षेत्रों को ये लाभान्वित करेगा। तो ये 3 जुलाई माह में महत्वपूर्ण राज्य की जो मेगा अवसंरचना परियोजनाएं हैं
ये हमें प्राप्त हुई है, जो राजस्थान के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। विश्व के सबसे बड़े ग्रीन कवरेज की बात करें हम, तो चंदेरिया हरित बहाली, ये जो मिशन है क्या है, चंदेरिया हरित बहाली। अब चंदेरिया हरित बहाली क्या है पहले, और चंदेरिया स्मेल्टिंग प्लांट जो है, स्मेल्टिंग कॉन्सेप्ट, वो कहाँ है, चंदेरिया में। वहाँ कुल क्षेत्रफल 250 हेक्टेयर। उसमें क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और TERI के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक समझौता हुआ है। वो क्या करेगी, स्थानीय जलवायु के अनुरूप पौधों का चयन करेगी। स्थानीय जलवायु के अनुरूप क्या किया जाएगा, पौधों का चयन किया जाएगा। और जब स्थानीय जलवायु के अनुसार पौधों का चयन होगा तो उससे पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन उद्देश्य है। क्या है इसका उद्देश्य, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन। और जब हम पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन की बात करें तो क्या होगा, भूमि क्षरण को कम करना हमारा उद्देश्य है। जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक व जैव विविधता युक्त पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। तो हमारे जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं, देखिए भूमि क्षरण को हमें कम करना है, जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक जैव विविधता युक्त पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। तो ये कहाँ हम प्रयास कर रहे हैं, सबसे ग्रीन कवर के रूप में, चंदेरिया हरित बहाली के रूप में हम औद्योगिक बंजर भूमि को एक वैज्ञानिक रणनीति के तहत पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन करते हुए हरित चंदेरिया के रूप में विकसित करने का ये प्रयास है। और ये किसके द्वारा प्रयास किया गया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। TERI कौन है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उसके मध्य समझौता हो चुका है। और कितने क्षेत्रफल हेक्टेयर को ये विकसित किया जाएगा, 250 हेक्टेयर क्षेत्र को ये विकसित किया जाएगा। अब इस हरित बहाली का जो है वो हम कौन सी तकनीक इसमें इस्तेमाल करेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये जो तकनीक है, ये तकनीक है माइकोराइजा तकनीक। कौन सी तकनीक है, माइकोराइजा तकनीक। और माइकोराइजा तकनीक किस प्रकार काम करती है, सहजीवी संबंध के रूप में काम करती है। किस तरह से काम करती है, सहजीवी संबंध के रूप में काम करती है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, तो माइकोराइजा तकनीक में इस तरीके से सहजीवी संबंध जड़ों के साथ कनेक्ट करके इनको क्या करेंगे, हम विकसित करेंगे। तो ये जो तकनीक है कैसे काम करती है, तकनीक पौधों की जड़ और कवक जो है फंगी के बीच एक प्राकृतिक सहजीवी संबंध विकसित करती है। क्या करती है, ध्यान रखना है कि हम जो चंदेरिया स्मेल्टर प्लांट में जो 250 हेक्टेयर क्षेत्र को हरित करेंगे, उसमें हम कौन सी तकनीक इस्तेमाल करेंगे, माइकोराइजा तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो माइकोराइजा तकनीक है, ये पौधे की जड़ और कवक, जड़ और कवक के बीच में एक क्या संबंध विकसित करेगी, प्राकृतिक सहजीवी संबंध विकसित करेगी। इससे पौधों की वृद्धि, पोषक तत्व अवशोषण व मिट्टी की गुणवत्ता में क्या होगा, भारी सुधार होगा। तो यहाँ 3 चीजें इससे होगी, पौधों की वृद्धि होगी, पोषक तत्वों का जो अवशोषण है उसमें वृद्धि होगी और मिट्टी की गुणवत्ता में भारी सुधार होगा। सस्टेनेबिलिटी लक्ष्य जो है हमारा ESG, उसको भी पूरा करने में ये मदद मिलेगी। तो हिंदुस्तान जिंक का जो है सस्टेनेबिलिटी गोल 2030 के अनुरूप है। ये जो वर्क किया जा रहा है वो किसके अनुरूप किया जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी गोल 2030 के अनुरूप। नेचर पॉजिटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य क्या है, नेचर पॉजिटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और चूंकि ये पहले भी हम उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, जारोफिक्स यार्ड में 22.25 हेक्टेयर भूमि पर ये सफल पुनर्स्थापन किया जा चुका है। इस माइक्रोराइजा तकनीक के द्वारा हमने क्या किया है कि पहले जारोफिक्स यार्ड में 22.25 हेक्टेयर भूमि का सफल पुनर्स्थापन हम कर चुके हैं। तो हम इस जो तकनीक है, इस तकनीक से संतुष्ट भी हैं। हमने इसको प्रैक्टिकल अप्रोच में पूरा किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए वन्यजीव संरक्षण की और ग्रीन क्रूसेडर के बारे में। तो जो हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर है, वहाँ वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बाघों के पुनर्वास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का क्या किया गया, आयोजन किया गया। क्या किया गया, आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया, वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। किनके संरक्षण और पुनर्वास के लिए किया गया, बाघों के पुनर्वास के लिए किया गया है। अगर सरिस्का में वर्तमान स्थिति की बात करें तो कुल बाघों की संख्या कितनी है, 56 है। कुल बाघों की संख्या कितनी है, 56 है। ग्रीन क्रूसेडर अवार्ड 2026, ग्रीन क्रूसेडर अवार्ड 2026 किसे दिया गया, डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को। क्यों दिया गया, पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए। पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे दिया गया, उदयपुर के
डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को दिया गया। इनको ये प्रदान किसने किया? महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा द्वारा ये मुंबई में प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? विश्व पर्यावरण दिवस पर यह प्रदान किया गया। आयोजन कौन था? भामला फाउंडेशन। आयोजक कौन था? भामला फाउंडेशन, यूएनईपी और बीएमसी के सहयोग से, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है और बीएमसी के सहयोग से, ठीक है, मुंबई महानगर कॉरपोरेशन और यूएनईपी के सहयोग से ये जो कार्य हुआ है, किस फाउंडेशन ने आयोजन किया है? भामला फाउंडेशन ने आयोजन किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ये पुरस्कार दिया है। पुरस्कार दिया किनको है? लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को। क्यों दिया है? पर्यावरण संरक्षण में इनके द्वारा किए गए योगदान के लिए। इस जो ग्रीन क्रूसेडर अवार्ड 2026 की थीम की अगर बात करें तो थीम थी एन अर्जेंट कॉल फॉर क्लाइमेटिक एक्शन। ग्रीन क्रूसेडर अवार्ड के लिए जो थीम थी वो थीम क्या थी? एन अर्जेंट कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन। एन अर्जेंट कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम महिला क्रिकेट की बात करें तो दौसा टीम का महिला क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन रहा और इसका WPL में भी वुमेन प्रीमियर लीग में भी प्रवेश हो गया है। लीग मैच संघर्ष की हम बात करें तो आरसी की जो सीनियर महिला T20 चैंपियनशिप थी, सूरत क्रिकेट ग्राउंड अलवर हनुमानगढ़ से 3 रन से क्या हुआ था? हार गया था। प्री क्वार्टर फाइनल विजय की हम बात करें तो प्री क्वार्टर फाइनल में दौसा ने किसको हराया था? कोटा को हराया था। NRR के महत्व की हम बात करें तो बेहतर नन रेट के आधार पर दौसा टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। प्रमुख प्रदर्शन किसने किया था? निधि सैनी ने 3 विकेट लिए थे, अदिति चौहान ने 2 विकेट लिए थे, याना वर्मा ने 36 रन बनाए थे। झुंझुनू की जो हैप्पी कुमारी है, WPL का माइलस्टोन की बात करें तो झुंझुनू की हैप्पी कुमारी वुमेन प्रीमियम लीग में चयनित होने वाली राजस्थान की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। WPL में झुंझुनू की हैप्पी कुमारी, नाम क्या है? हैप्पी कुमारी, वुमेन प्रीमियम लीग में चयनित होने वाली राजस्थान की पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। अंडर 19 एशियन चैंपियनशिप में भी राज्य की ये पहली प्रतिनिधि रहेगी। अंडर 19 एशियन चैंपियनशिप में भी राज्य की पहली प्रतिनिधि के रूप में हैप्पी कुमारी भाग लेगी। नेक्स्ट, 14वीं राष्ट्रीय पेचक सिलौट चैंपियनशिप में किसका दबदबा रहा है? उदयपुर का दबदबा रहा है। 14वीं राष्ट्रीय पेचक सिलौट चैंपियनशिप में किसका दबदबा रहा है? उदयपुर का दबदबा रहा है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। खेल कौन सा है? पेचक सिलौट है। ये कहाँ का है? इंडोनेशिया का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। पेचक सिलौट क्या है? इंडोनेशिया का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। इसमें 3 स्वर्ण पदक, उदयपुर ने 3 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 8 कांस्य पदक जीते थे। तो कुल 16 पदक जो है, कुल 16 पदक राजस्थान के खिलाड़ियों को प्राप्त हुए थे। कुल 16 पदक राजस्थान के खिलाड़ियों को प्रकट हुए थे, मिले थे इस प्रतियोगिता में। तो राजस्थान के खिलाड़ियों का यहाँ भी दबदबा रहा था। राजस्थान की अगर और खेल जगत की हम बात करें तो 43वीं राज्य जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता, 43वीं राज्य जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग के विजेता कौन रहा था? गंगानगर रहा था। 24वीं राज्य शूटिंग चैंपियनशिप की हम बात करें, राज्य शूटिंग चैंपियनशिप की, तो 10 मीटर महिला वर्ग में मनुश्री चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर महिला वर्ग में मनुश्री ने कांस्य पदक जीता है। आवासीय प्रशिक्षण की हम बात करें तो 66वां केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण खेलकूद प्रशिक्षण शिविर कहाँ शुरू हुआ है? जयपुर में शुरू हुआ है। 66वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? जयपुर में हुआ है। अन्य प्रमुख राष्ट्रीय आयोजन की अगर हम बात करें तो पहली राष्ट्रीय अंडर 12 आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है? देहरादून में। पहली राष्ट्रीय अंडर 12 आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ हो रही है? देहरादून में। राष्ट्रीय एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो 2026 कहाँ आयोजित हो रही है? अहमदाबाद में। ये जो 2 और महत्वपूर्ण आयोजन है, राष्ट्रीय अंडर 12 हॉकी चैंपियनशिप देहरादून में आयोजित होगी, राष्ट्रीय एक्वेटिक्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में आयोजित हुई। नेक्स्ट बात करते हैं पद्मश्री सम्मान की। समाज सेवा का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। ये सम्मान किन्हें दिया गया?
स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को ये सम्मान दिया गया। प्रदान किन्होंने किया है? राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रदान किया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक कार्य किया है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। 3 महत्वपूर्ण जो सामाजिक सेवा के क्षेत्र थे उनमें इनके कार्य के द्वारा के कारण पद्मश्री सम्मान 2026 दिया गया। किनको दिया गया? स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को दिया गया। उदयपुर महिला समृद्धि बैंक जो राष्ट्रीय पटल पर इसको 2 सम्मान मिले हैं। द उदयपुर महिला समृद्धि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द महिला समृद्धि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को किसके लिए मिला है? एक तो महिला सशक्तिकरण के लिए मिला है और डिजिटल बैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है। उदयपुर बेस्ट डिजिटल बैंक अवार्ड, बेस्ट डिजिटल बैंक अवार्ड किसको मिला है? उदयपुर महिला समृद्धि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। अखिल भारतीय सहकारिता समारोह में पुणे में ये जो आयोजन हुआ था उसमें डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया। दूसरा, भारत रत्न सहकारिता अवार्ड 2026 ऑल इंडिया को समिट लखनऊ में हुई थी। ये ऑल इंडिया कोऑपरेशन समिट जो है वो कहाँ हुई थी? लखनऊ में। इसमें भारत नेटवर्किंग द्वारा इसे क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। भारत नेटवर्किंग द्वारा आयोजित किया गया था। कारण देश की सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी बैंक के रूप में इसको मान्यता मिली है। तो जो उदयपुर महिला समृद्धि बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये इसको 2 बेस्ट डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। यह जो अखिल भारतीय सहकारिता समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? पुणे में आयोजित हुआ था। वहाँ डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में उत्कृष्ट नवाचार के लिए दिया गया। दूसरा, भारत रत्न सहकारिता अवार्ड मिला। ये जो आयोजन है ये कहाँ आयोजन हुआ था? लखनऊ में हुआ था। किसने किया था? भारत नेटवर्किंग द्वारा ये आयोजित हुआ था। इसमें देश की सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारिता बैंक के रूप में इसे जो उदयपुर महिला समृद्धि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसको मान्यता मिली है। प्रमुख सरकारी योजनाओं की यदि हम बात करें, पहल की बात करें तो देखिए, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 संचालन कौन करता है? देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता है। इसकी क्षमता कितनी है? 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को लॉटरी प्रणाली से चयन किया जाता है। 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को लॉटरी प्रणाली के द्वारा चयन किया जाता है। और इसकी जो विशेषता है, भारत के प्रमुख तीर्थों के साथ साथ ये नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की निःशुल्क यात्रा भी इसमें सम्मिलित की जाती है। तो जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है ये किसके द्वारा संचालित होती है? देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित होती है। कितने वरिष्ठ नागरिकों को लॉटरी प्रणाली से चयन करके यात्रा कराने की क्षमता है? 56,000। और किन भारत के प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों के साथ साथ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की भी यात्रा इसमें कराई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग। स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 इसका शुभारंभ किन्होंने किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? स्कूलों में स्वच्छता व पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना। ये भी एक महत्वपूर्ण है, स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। स्कूलों में स्वच्छता व पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये रेटिंग दी जाएगी। और इसका जो नीतिगत संरक्षण है वो NEP 2020 जो हमारी नई शिक्षा नीति है और मिशन लाइफ के अनुरूप है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो रेटिंग है ये किनसे जुड़ी हुई है? NEP 2020 और मिशन लाइफ के अनुरूप इसका रेटिंग किया जाएगा। नियुक्तियों की अगर हम बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए। हनुमान सिंह जी राठौड़, ये 41वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। 41वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में। दूसरा, डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड, डायमंड ऑफ
एशिया, डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026 किनको दिया गया? जयपुर की डॉक्टर मीनू बेरीवाल को। जयपुर की डॉक्टर मीनू बेरीवाल को ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा व एआई नवाचार के लिए ये पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा व एआई नवाचार के लिए पुरस्कार दिया गया। ये कहाँ है? जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी कार्यक्रम की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में अत्याधुनिक क्या हुआ है? रोबोटिक सर्जरी का प्रारंभ हुआ है। साथ ही साथ आरपीएससी में 2 सदस्यों का चयन हुआ है, नियुक्तियां दी गई है, 2 सदस्यों को मनोनयन किया गया है। प्रोफेसर दीपक शर्मा और प्रोफेसर संतोष आनंद दोनों ने अपना पद ग्रहण कर लिया है। आरपीएससी में प्रोफेसर दीपक शर्मा और प्रोफेसर संतोष आनंद 2 सदस्यों की नियुक्ति माननीय राज्यपाल महोदय ने की है। विकास के त्रिकोण की अगर हम बात करें राजस्थान में, तकनीकी, पर्यावरण और आधुनिक संरचना की हम बात करें तो देखिए जो हमारा पिछले महीने जो महत्वपूर्ण था हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। केवल तकनीक की बात करें तो MNIT उदय जयपुर है ना, क्वांटम लैब, सेमीवर्स डेटा सेंटर में 43,000 करोड़ का क्या हुआ है? निवेश हो रहा है। पर्यावरण की बात करें तो चंदेरिया में माइक्रोराइजा बहाली के तहत 250 हेक्टेयर भूमि में हरित क्षेत्र विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। सरिस्का में बाघों के पुनर्वास का हम काम कर रहे हैं। वन और डिजिटल दोनों का एक समावेशन है ना। तो जो पर्यावरण क्षेत्र है उसमें वनों का डिजिटलाइजेशन करने के लिए हमने क्या प्लेटफॉर्म शुरू किया है? DigiOne शुरू किया है। शिक्षा और पर्यावरण में SHVR जो है उसका हमने प्रारंभ किया है। जो रेटिंग का काम है वो इससे होगा। योजनाओं आपस में क्या करती है? जोड़ती है। अवसंरचना की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो किशनगढ़ एयर डिफेंस पार्क विकसित किया जाएगा। रामगढ़ में FM सेंटर जो है उसका उद्घाटन हुआ है। जयपुर में मेट्रो फेस द्वितीय का उद्घाटन हुआ है, उसको प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ रिफाइनरी प्रारंभ की गई है। राजस्थान के भौगोलिक मानचित्र में देखिए कि पिछला माह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। मैप के साथ हम इसको तैयार करते हैं तो मैप के साथ देखते हैं तो जैसलमेर रामगढ़ में 20 किलोवाट का आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर, उदयपुर में जो है 14वीं राष्ट्रीय पेचक सिलोट चैंपियनशिप में 16 पदक जीतकर उदयपुर ने राज्य का दबदबा कायम रखा है। बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन हो चुका है 4 जुलाई को। किशनगढ़ में राज्य का पहला डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क तैयार हो रहा है। अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 56 हो गई है। चित्तौड़ में चंदेरिया के हिंदुस्तान जिंक में जो है TERI द्वारा 250 हेक्टेयर हरित बहाली प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये जो राजस्थान का जून और जुलाई माह का जो एक नया महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हमने यहाँ मानचित्र के आधार पर देखने का प्रयास किया है। अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम राजस्थान के जो चारों भाग हैं, चारों भागों में राजस्थान में विकास की एक नए आयाम लिखे जा रहे हैं और वो नए आयाम राजस्थान को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। नेक्स्ट रैपिड रिकॉल करते हैं। WPL पहली राजस्थानी झुंझुनू की हैप्पी कुमारी। पद्मश्री 2026 समाज सेवा के क्षेत्र में किनको दिया है? स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को। ग्रीन कुसेडर अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को। कहाँ मिला है? मुंबई में मिला है। राज्य की पहली MLFF मल्टी लेन जो टोलिंग प्रणाली है वो दौलतपुरा टोल प्लाजा से प्रारंभ हुई है। यमुना जल समझौता हरियाणा और राजस्थान के मध्य हो गया है। उससे राजस्थान को कितना मिलेगा? 580 MCM जल उपलब्ध होगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में अब क्या है? नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को भी शामिल किया गया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को भी शामिल किया गया है। ये जो 2 महत्वपूर्ण हमारे जो परीक्षा की दृष्टि से अचूक तथ्य हैं उनको भी हमने यहाँ लिया है। आपको हमारा
ये पढ़ाने का तरीका, कंटेंट यदि अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब आप शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ आपके जैसे तैयारी करने वाले और छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। अतुल्यम अकेडमी ऐप पर हमने करंट अफेयर्स का कोर्स प्रारंभ कर दिया है और राजस्थान करंट अफेयर्स का जो कोर्स है वो हम 10 जुलाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ भूगोल की कक्षाएं भी आपको ऐप पर मिलना प्रारंभ हो जाएगी। करंट अफेयर्स मैगजीन भी हमने इसमें उपलब्ध करवा दी है। आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं अगले कंटेंट। राजस्थान करंट अफेयर्स हम साप्ताहिक रूप से प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक सप्ताह एक दिन आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। धन्यवाद।